नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है माँ का एहसान। आज शाम मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में मस्त थी। ताश के खेल खेले जा रहे थे और साथ में गर्मा गर्म चाय नाश्ता भी चल रहा था। सभी जोर जोर से हंस बतिया रहे थे। तभी मोहिनी की सास आशा जी लाठी की आवाज करती हुई हॉल में आती हैं और मोहिनी से पूछती है, मोहिनी बेटा, मेरी दवा नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रख दी है। बहुत देर से ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रही है, तुम्हें पता है क्या? तभी मोहिनी की सहेलियाँ मोहिनी पर तंज कसते हुए बोलती है, क्या यार मोहिनी, तुम्हारी सास तो दिन पर दिन कमज़ोर ही होती जा रही है। क्या तुम इनका ढंग से ख्याल नहीं रखती हो? और सभी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। तभी मोहिनी गुस्से में बोलती है, अरे बुढ़िया, मरती भी तो नहीं है, कल मर रही हो तो आज ही मर जाए मेरी बला से। मोहिनी की बात सुनकर आशा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहिनी अपनी सहेलियों पर हंसते हुए बोलती है, अगर तुम लोगों को इतनी चिंता हो रही है इनकी तो ले जाओ अपने घर। ये बुढ़िया काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जब देखो हम लोगों को परेशान ही करती रहती है, मरती भी तो नहीं है। आशा जी मोहिनी की ऐसी तीर समान बातों को सुनकर उल्टे पांव लौट जाती हैं और कमरे में आकर जोर जोर से रोने लगती हैं और भगवान से बोलती है, हे भगवान, ये बुढ़ापा किसी को ना दे, किसी को भी इतना मजबूर ना बनाओ कि उसे इस तरह जीना पड़े। 80 वर्षीय आशा जी अपने घर में ही अपमान का घूंट पीकर रह रही थीं। बहू तो बहू, पोता पोती भी उनका अपमान करने से न चूकते। आशा जी बहू और पोता पोती से दो प्रेम के बोल सुनने को ही तरस गईं। दिन भर किसी कबाड़ की तरह एक कमरे में पड़ी रहती। एक बार तो हद ही हो गई। आशा जी कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई थी तो अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में पड़े सोफे पर बैठ गईं ताकि अपने बच्चों को आते जाते देख सकें। लेकिन तभी उनकी पोती सोनाली आई और बोली, दादी आप यहाँ से हटिए और अपने कमरे में जाइए। आशा जी बोली, क्यों बेटा, कोई दिक्कत है क्या? तो सोनाली उनसे गुस्से में बोली, एक बार में क्या आपको सुनाई नहीं पड़ता कि मुझे बार बार बोलना पड़ेगा? मैंने बोला ना कि आप कमरे में जाइए, मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आ रही हैं। अपनी पोती सोनाली की बात सुनकर आशा जी बोलती है, तो बेटा हॉल में तो काफ़ी जगह है, मैं तो सिर्फ इतनी ही जगह पर बैठी हूँ, तुम्हारी सहेलियाँ तो आराम से बैठ जाएंगी। तभी सोनाली उनसे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोहिनी भी कमरे से बाहर आ जाती है और सोनाली से पूछती है, बेटा तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या कोई परेशानी है? देखो ना मम्मी, दादी अपने कमरे में नहीं जा रहे, अभी मेरी सहेलियां आने ही वाली है और मैं नहीं चाहती कि वे इनसे मिलें। एक तो ना इनको बोलने की तमीज है और ना ही खाने की, बाद में सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तभी मोहिनी अपनी सास आशा जी से बोली, क्यों हमारी बेइज्जती कराने में तुली रहती हैं हर वक्त? 80 वर्ष की हो गई हैं, एक पैर कब्र में लटका है लेकिन अक्ल तो अभी भी नहीं है। और इतनी बार तुम्हारे पापा से भी बोल चुकी हूँ कि इनको किसी वृद्धा आश्रम में डाल दो, लेकिन उनको तो किसी की सुननी ही नहीं है। पता नहीं कब इस बुढ़िया से हमारा पिंड छूटेगा। अब बैठी बैठी यहाँ क्या कर रही हो? और मोहिनी आशा जी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में ले जाती है। खबरदार जो इस कमरे से बाहर निकलें, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? उस दिन तो बहू और पोती की बात उन्हें इतनी चुभी कि वह सोच सोच कर और रो रो कर बीमार ही पड़ गईं। उनको इतनी तेज बुखार आ गया कि उनको पानी और दवा देने वाला भी उनके पास नहीं था।
वह दर्द से कराह रही थीं, लेकिन उनके दर्द को समझने वाला अभी वहाँ कोई नहीं था। अपने ईश्वर से वो पल पल मौत की मांग करती हैं, लेकिन भगवान भी उनकी नहीं सुनते। दर्द से कराहती हुई वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगती हैं कि कितने आराम से वह अपने पति श्याम जी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। उन्हें उनके पति पलकों पर बैठाकर रखते थे। उनको उनके सास ससुर भी बेटी की तरह मानते थे। मोहन जी अपने माता पिता की अकेली ही संतान थे। आशा जी कभी भी कोई फरमाइश करती तो उनकी हर फरमाइश झट से पूरी हो जाती। प्यार से भरा हंसता खेलता परिवार था। शादी के 1 साल बाद ही एक सड़क दुर्घटना में उनके सास ससुर की मृत्यु हो गई। अभी आशा जी को यह सदमा लगा ही था कि उनके माता पिता तुल्य सास ससुर की मृत्यु हो गई, लेकिन किस्मत को तो अभी और भी भीषण दुख देने थे। अभी सास ससुर की मृत्यु को 1 साल भी नहीं हुए थे कि आशा जी के पति मोहन जी का रंजिश के चलते कत्ल कर दिया गया और उनके सास ससुर और पति की सारी संपत्ति को हड़प भी लिया। अब तो आशा जी पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। साथ ही आशा जी को यह भी पता चला कि वह गर्भवती भी है। अब तो आशा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्योंकि मायके में भी उनके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे और वे अपने माता पिता की अकेली पुत्री थी। उनका पालन पोषण उनके ताऊ जी और ताई जी ने बड़ी ही दिक्कतों के साथ किया था, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे। लेकिन आशा जी बहुत सुंदर थीं, इस कारण उनकी शादी आसानी से एक अच्छे परिवार में हो गई। तो इस तरह से अब उनके सामने कोई भी सहारा नहीं था जहां वे अपना जीवन यापन व्यतीत कर सकें। लेकिन दृढ़ साहसी महिला थीं। पति की मृत्यु से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उनकी जीने की इच्छा बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के लिए जीने की ठानी और कठिन परिश्रम किया। वह सभी मुसीबत का डट का सामना करती और कभी भी मुसीबत के सामने घुटने नहीं टेकती। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका उन्होंने बड़े ही प्यार से नाम रखा राजीव। राजीव को पालने के लिए उन्होंने घर में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजीव बड़ा होने लगा। वह पढ़ने में बहुत होशियार था और बहुत ही समझदार भी था। राजीव जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वह अपनी माँ की सारी तकलीफों को समझता था और कभी भी उनसे किसी भी प्रकार की जिद नहीं करता था। वह पूरा मन लगाकर पढ़ता था। आशा जी की तपस्या और राजीव की मेहनत रंग लाई और उसने जज बनकर अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया। आशा जी तो अपने बेटे की सफलता में खुशी से नाचने लगे। उन्हें लगा अब उनके जीवन का सारा अंधकार छट गया है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को अभी भी उन पर तरस नहीं आया। असल में राजीव की शादी शहर के जाने माने सेठ रतनलाल जी की बेटी मोहिनी से हो गई। राजीव भी मोहिनी को पहले से ही जानता था और उसे पसंद भी करता था। आशा जी को जब पता चला कि उनका बेटा मोहिनी को पसंद करता है, तो उन्होंने भी अपने बेटे की पसंद को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने बेटे की धूमधाम से शादी की। शादी के बाद मोहिनी का गृह प्रवेश हुआ। मोहिनी अपने पति को तो पसंद करती थी, लेकिन उनकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह आशा जी को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी, लेकिन राजीव के आगे मोहिनी की एक भी ना चलती थी। वह चाहे जितना भी बोलती, लेकिन राजीव अपनी माँ को अपने साथ ही रखना चाहता था। राजीव अपनी माँ की सेवा में कोई भी कमी नहीं रखता, लेकिन काम के सिलसिले में उसे घर से बाहर तो जाना ही होता था। उस बीच मोहिनी का व्यवहार आशा जी के लिए बहुत ही खराब होता था, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वह चुपचाप मोहिनी के उस व्यवहार को सहन कर लेती और उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर देती। शादी के 2 साल बाद मोहिनी के एक बेटी सोनाली हुई।
पोती के जन्म से आशा जी को भी बहुत खुशी हुई। आशा जी जब भी अपनी पोती को खिलाने की कोशिश करती तो मोहिनी उन्हें दूर कर देती और बोलती, मेरी बेटी से आप दूर ही रहा करिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मोहिनी का व्यवहार अपनी सासू माँ के लिए और भी बदतर होता गया। मोहिनी की बेटी जब 3 साल की हो गई तो उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम उसने सूरज रखा। धीरे धीरे सूरज भी बड़ा होने लगा। मोहिनी ने अपने दोनों बच्चों के मन में अपनी दादी के लिए घृणा ही भर दी। बच्चे भी अपनी दादी से दूर रहते और जैसे जैसे बड़े होने लगे अपनी दादी से उल्टा सीधा बोलने लगे। मोहिनी ने कभी भी अपने बच्चों में रिश्तों की मर्यादा तो सिखाई ही नहीं थी। वह भी तो यही चाहती थी कि उसके बच्चे उसकी सासू माँ से दूर रहें। आशा जी बेचारी चुपचाप सब झेलती रहीं। अपने बेटे से वह कुछ न बोलती। लेकिन राजीव को धीरे धीरे सब समझ आने लगा कि मोहिनी उसकी माँ से अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। लेकिन वह अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता था। वह मोहिनी को बार बार समझाता कि वह उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, लेकिन मोहिनी अपने आगे किसी की भी ना सुनती। वह तो अपनी ही मद में चूर रहने वाली महिला थी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। सोनाली 15 साल की हो गई थी, लड़का भी 12 साल का हो गया था। लेकिन मोहिनी के व्यवहार में बिल्कुल भी अंतर नहीं आया था। उसका तो व्यवहार आशा जी के साथ और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा था। समय के साथ आशा जी और कमज़ोर होती गईं। अब तो उनकी आयु 80 वर्ष की हो गई थी। लेकिन मोहिनी को अब भी उनके ऊपर तरस नहीं आता। बच्चे भी अपनी दादी से ढंग से बात नहीं करते। अब तो आशा जी का संयम भी टूटता जा रहा था। तभी बाहर से खटपट की आवाज़ आती है। आशा जी अपने सोच के भंवर से बाहर आती हैं। आशा जी अपने शरीर के दर्द से फिर से कराहने लगती हैं। अभी रात के 9 बजे थे। आशा जी दर्द से करा रही थीं। उसी समय उनके बेटे राजीव का घर में आना होता है। राजीव किसी जरूरी काम से अभी अपने फ़ोन पर किसी से बात कर ही रहा होता है और जैसे ही वह अपने माँ जी के कमरे के बाहर से निकलता है तो उसे अपनी माँ के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। अपनी माँ की कराहने की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह फ़ोन कट कर देता है और सीधा अपनी माँ के पास जाता है। वह माँ से बोलता है, माँ जी क्या हो गया? आप दर्द से क्यों करा रही है? लेकिन आशा जी को इतना तेज बुखार था कि उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार है। राजीव को अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रोना आ जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ दर्द से करा रही थी, लेकिन उनके पास कोई भी नहीं था, ना ही उसकी पत्नी, ना ही उसके बेटे बेटी और ना ही नौकर चाकर। वह रोता हुआ अपनी माँ के सर पर ठंडी पानी की पट्टियाँ रखने लगा और तुरंत ही डॉक्टर को भी कॉल कर दिया। डॉक्टर साहब आए और उन्होंने विद्या जी का चेकअप किया। देखते ही वह चौंक गए कि इनको तो बहुत तेज बुखार है, तुरंत इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो हालत गंभीर हो जाएगी। डॉक्टर ने आशा जी को इंजेक्शन लगाया और उन्हें सुबह तक होश आने की बात कही। डॉक्टर साहब तो चले गए, लेकिन राजीव अपनी माँ के पास से गया नहीं। वह उनके पास ही बैठा रहा और रात भर उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखता रहा। सुबह सुबह ही आशा जी को होश आ गया। जैसे ही राजीव ने देखा कि उसकी माँ को होश आ गया है, वह उनसे लिपट कर रोने लगा। माँ बेटे ने जी भर के आपस में बात की और अपना दुख दर्द बांटा। अब 2-4 दिन बीत गए तो सुबह सुबह मोहिनी इधर से उधर टहल रही थी। उसके मन में कुछ चल रहा था। वह परेशान सी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मोहिनी अभी भी इधर से उधर टहल रही थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे निकले।
जब वह सोच सोच कर परेशान हो गई तो उसने अपने बड़े भाई मोहन जी को फोन लगाया। मोहिनी फोन पर बोलती है, हेलो भैया, और एकदम रोने लगती है। मोहन जी जैसे ही मोहिनी की रोने की आवाज़ सुनते हैं तो वह भी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, हेलो मोहिनी बेटा, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मुझे तो बताओ, तुम ऐसे मत रो। लेकिन मोहिनी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जैसे तैसे मोहन भैया ने मोहिनी को चुप कराया। जब मोहिनी थोड़ा सा शांत हुई तो उन्होंने पूछा, मोहिनी आखिर हुआ क्या है? तब उधर से आवाज़ आई, भैया आप कहाँ हैं और कितनी देर में आप यहाँ आ सकते हैं? प्लीज़ जल्दी आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। अपनी बहन को ऐसे परेशान होते हुए मोहन जी को तो काटो तो खून नहीं। वह भी घबरा गए और मोहिनी से बोले, मुझे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। और मोहन जी आगे बोलते हैं, मोहिनी बेटा, मुझे कुछ बताओ तो आखिर हुआ क्या है? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ऐसे रोए क्यों जा रही हो? मेरा भी दिल घबरा रहा है। तब मोहिनी रोते हुए भैया की बात बीच में काटते हुए बोलती है, नहीं भैया, आप यहाँ ही आ जाइए, आपको यहाँ आकर सब पता चल जाएगा। तब मोहन जी बोले, मोहिनी अगर तुम बात नहीं बता पा रही हो तो राजीव जी को फ़ोन दीजिए, मैं उनसे ही बात कर लूँगा। अगर राजीव जी नहीं है तो माँ जी से ही बात करा दो। तब मोहिनी बोलती है, नहीं भैया, आपको यहाँ ही आना होगा, आप जल्दी से आ जाओ, आपको सारी बात पता चल जाएगी। फिर मोहन जी भी फ़ोन रख देते हैं और अपनी बहन के घर चल देते हैं। उन 2 घंटों का सफ़र मोहन जी भी काट नहीं पा रहे थे। उनके मन में तरह तरह के गलत ख्याल आ रहे थे, क्योंकि मोहिनी उनकी छोटी बहन थी और वह उसे बहुत प्यार करते थे। उसे किसी तरीके का दुख हो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज मोहिनी को ऐसे रोता हुआ देखकर उनकी तो आत्मा ही कांप गई। फिर दिल में ऐसा वैसा सोचते हुए वह मोहिनी के घर पहुंच जाते हैं। मोहन जी जैसे ही मोहिनी के घर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि राजीव जी सामने बैठे हुए हैं और मोहिनी उनके सामने रो रही है, रो रो कर चिल्ला रही है। फिर वह देखते हैं कि पास में ही बैठे उनके भांजे भांजी भी परेशान हैं। सोनाली अपनी माँ को चुप करा रही है और बेटा अपने पिताजी को कुछ बोल रहा है। मोहन जी ने तुरंत ही मोहिनी से पूछा, बेटा ऐसे क्यों रो रही हो और राजीव जी ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? मुझे कुछ तो बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। वह राजीव जी से भी बोलते हैं, राजीव जी ऐसा क्या हो गया? आखिर क्या बात है? मोहिनी ऐसे क्यों रोए जा रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन राजीव जी कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। फिर मोहिनी ने कहा, यह देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करके लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मोहिनी की जब इतनी बात सुनी तो मोहन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजीव जी से बोलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बहन को तलाक नहीं दे सकते, यह तो उसके साथ ज्यादती होगी। फिर मोहन जी आगे बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, 2 प्यारे से बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है, मुझे तो यह आप लोगों का मजाक ही लग रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप ऐसा घटिया कदम उठा सकते हैं। समाज के लिए एक मिसाल पैदा करने वाला इंसान भी क्या ऐसा गलत कदम उठा सकता है? लेकिन राजीव जी कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर मोहन जी ने बच्चों से पूछा, दादी किधर है? बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले मथुरा के वृद्धा आश्रम में शिफ्ट करा दिया है। तब मोहन जी को कुछ कुछ बातें समझ में आने लगीं। उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल किया और घर के नौकर से बोले, 2 कप चाय बनाकर लाओ। तब तक उन्होंने मोहिनी को भी चुप कराया और जैसे ही नौकर चाय बनाकर लाया तो मोहन जी ने बड़ी मुश्किल से ही राजीव जी को चाय पिलाई। लेकिन राजीव जी चाय पीने में बहुत ही नानुकुर कर रहे थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था।
लाख कोशिशों के बाद मोहन जी राजीव जी को चाय पिलाने में सफल हुए। चाय पीने के बाद राजीव जी भी जोर से रोने लगे। उनको रोता देखकर मोहन जी को तो मानो काटो तो खून नहीं। राजीव जी रोते हुए बोलने लगे, मैंने 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 80 वर्षीय माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। सालों से मेरे घर में मेरी माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई हैं कि तुम्हारी बहन मोहिनी ने कसम खा ली है कि मैं भी माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो तुम्हारी बहन मेरी माँ से अच्छे से बात करती है और ना ही मेरे बच्चे मेरी माँ को इज्जत और सम्मान देते हैं। मेरे कोर्ट को निकलने के बाद मेरी माँ रोज रोती थी। अरे यह लोग तो इतने जालिम थे कि खुद तो बात करते नहीं थे और नौकरों से भी उनसे बदसलूकी कराते थे। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और उनको नौकरों द्वारा बुढ़िया बुढ़िया बुलवाते थे। घर में पोछा लगाने वाली बाई भी उनसे ढंग से बात नहीं करती थी। अगर वह गलती से गीले फर्श पर अपना पैर रख देती थी तो वह भी उनसे चिल्ला पड़ती थी और कहती थी, बुढ़िया चुपचाप ऊपर बेड पर बैठी रहो, नहीं तो तेरी शिकायत मेम साहब से कर दूंगी। मेरी माँ ने मुझे 1 महीने पहले ही बोल दिया था, बेटा तू मुझे वृद्धा आश्रम में शिफ्ट करा दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने भी मेरी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। हर रोज उनकी बेइज्जती होती, हर रोज उनकी नाकदरी होती। मेरे पिताजी की मृत्यु तो मेरे जन्म के पहले ही हो चुकी थी। दूसरों के घर काम करके उनके जूठे बर्तन धोकर मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला है, यह लोग कैसे समझेंगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घर काम करने वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं आज वृद्धा आश्रम में छोड़कर आया हूँ। पिछले 3-4 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए ही उठाए थे। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मेरी कक्षा 12 की परीक्षा होने वाली थी, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत तेज बुखार आया था। मैं तब स्कूल से आया ही था। उसका शरीर गर्म था और वह दर्द से कराह रही थी। मैंने कहा, माँ तुम्हें तो फीवर है, लेकिन वह हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसीलिए मेरा शरीर गर्म है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी माँ बुखार से तप रही थी, लेकिन मोहिनी तो उनसे दूर ही रहती है। मेरे बच्चे भी उनसे दूर कर दिए। वे दर्द से तड़पती रही, लेकिन एक बार भी उन्होंने जाकर नहीं पूछा कि वह कैसी हैं। यह तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैं घर थोड़ा जल्दी आ गया, नहीं तो मेरी माँ। ऐसा कहते हुए वह थोड़ा सा रुक गए और जोर जोर से रोने लगे। आगे रोते हुए बोलते हैं, लोगों से उधार मांगकर मुझे मुंबई विश्वविद्यालय में LLB तक करवाया। मुझे मेरी माँ ने ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने दी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते वह रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। अरे उस जैसी माँ के लिए जब आज मैं कुछ नहीं कर सका और ऐसे लोगों के हवाले कर आया जो उनकी आदत, उनकी बीमारी और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। राजीव जी रोते जा रहे थे और रोते रोते अपनी सारी पीड़ा बाहर निकालते जा रहे थे। मोहन जी भी उनकी बातें सुनकर सन्न रह गए, क्योंकि उन्हें भी अपनी बहन मोहिनी के बारे में ये सारी बातें नहीं पता थीं, क्योंकि मोहिनी भी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताती थी और राजीव जी भी कुछ नहीं बोले थे। आशा जी ने भी कभी अपनी बात अपने बेटे से नहीं कही, तो इनसे तो कहना दूर की बात थी। मोहन जी को भी मोहिनी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था। वह सोच रहे थे कि एक औरत होकर औरत की ही दुश्मन कैसे हो सकती है, और सबसे बड़ी बात कि एक माँ होने के बाद भी वह माँ के दर्द को क्यों नहीं समझ सकी। राजीव जी आगे बोलते हैं कि मेरी पत्नी को अगर आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है,
तो मैं इसे पूरी तरह से आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो मेरे बच्चे भी बिना बाप के पल ही जाएंगे। इसलिए मैं मोहिनी को तलाक देना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन भर की कमाई, अपनी सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले कर दी है और अब मैं भी उस वृद्धा आश्रम में जाकर रहूँगा। कम से कम मैं अपनी माँ के साथ तो रह सकता हूँ, और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी और माँ की तरह तकलीफ तो नहीं उठानी होगी, क्योंकि माँ का बेटा तो नहीं चाहता था कि वह वृद्धा आश्रम जाए, लेकिन मेरे बेटे बहू जरूर चाहेंगे कि मैं वृद्धा आश्रम जाऊं, क्योंकि मोहिनी ने बीज ही ऐसे बोए हैं। तो मैं अभी ही क्यों नहीं चला जाता। राजीव जी जितना बोल नहीं रहे थे उतना आंसू बहाए जा रहे थे। अब बातें करते करते रात के 11:30 हो गए। मोहन जी को अपनी बहन और अपने भांजे भांजी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह बोलना ही चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही मोहिनी के चेहरे की तरफ देखा तो मोहिनी के चेहरे पर भी पश्चाताप के आंसू और ग्लानि थी। फिर भी मोहन जी से रहा नहीं गया। उन्होंने मोहिनी से कहा, आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मेरे माता पिता ने तो हम दोनों में ऐसे संस्कार नहीं डाले थे जैसा तुमने यहाँ आकर किया। मोहिनी आंसू बहाते हुए खड़ी हो जाती है और मोहन जी और राजीव जी से माफ़ी मांगने लगती है। उसे अपने किए गए कर्मों पर शर्मिंदगी हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब वह सब कैसे ठीक करे। उसने अपने पति के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन राजीव जी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन वहाँ पर मोहन जी समझ गए थे कि उन्हें अब क्या करना है। उन्होंने तुरंत ड्राइवर से कहा कि अभी के अभी गाड़ी निकालो। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी निकाली तो मोहन जी राजीव जी को लेकर उस गाड़ी में बैठ गए। साथ ही मोहिनी और बच्चे भी बैठ गए और ड्राइवर से बोले कि मथुरा वृद्धा आश्रम चलो। रास्ते में कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। बस आंसुओं की धारा ही बह जा रही थी। मोहिनी अपने पति के चेहरे को देख देख कर रोए जा रही थी। लगभग 2 घंटे बाद वह मथुरा के वृद्धा आश्रम में पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा निवेदन करने के बाद गेट खुलता है। गेट कीपर उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है। तब राजीव जी बोलते हैं, भाई मुझे अंदर जाने दे, मेरी माँ है, मैं उनको लेने आया हूँ। तब गेट कीपर उनसे पूछता है, आप लोग क्या करते हैं? तब राजीव जी ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने बड़े ही आश्चर्य में कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे। तब गेट कीपर की ऐसी बात सुनकर राजीव जी तो अंदर से बिल्कुल टूट गए और रोते हुए जमीन पर गिर पड़े और गेट कीपर से बोले, हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं बेटा होने के नाम पर कलंक हूँ। मैं अपनी माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। मुझे तो ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए वह जोर से रोने लगे। तब मोहन जी ने उन्हें सहारा देते हुए चुप कराया। तब गेट कीपर ने सभी को बाहर रोक दिया और खुद अंदर चला गया। उसके बाद अंदर से एक आदमी आया जो कि वहाँ का वार्डन था। वह बड़े कड़क स्वर में बोला, रात के 3 बजे आप लोग उन्हें ले जाकर कहीं मार ना दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगा। मोहन जी उससे बोले, आप विश्वास रखिए, यह लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में बड़ी मुश्किल से उस वार्डन ने उन्हें अंदर जाने दिया और वह माँ जी के कमरे में गए। कमरे का जो नज़ारा था उसको कहने की स्थिति में कोई भी नहीं था। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली थी और वह भी माँ जी के बगल में। वह फोटो को ऐसे अपने पास रखे थी जैसे किसी बच्चे को सुला रखा हो। माँ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हम लोगों को जैसे ही माँ ने देखा तो वह हड़बड़ा गईं और फोटो को छुपा लिया कि कहीं ये लोग उनसे यह फोटो भी ना ले लें। लेकिन जब मोहन जी ने कहा, हम लोग आपको लेने आए हैं,
तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आशा जी और राजीव जी आपस में गले लगकर ऐसे रो रहे थे जैसे जन्मों के बिछड़े हों। एक माँ बेटे का ऐसा मिलन देखकर मोहन जी भी रो पड़े। इधर मोहिनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास था। वह भी दादी माँ करके उनके चरणों में जा गिरे। मोहिनी ने अपने किए की माफ़ी मांगी और माँ जी से बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कर्म तो माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन आप जो भी मुझे सज़ा देंगी वह मुझे कबूल होगी। बस आप मेरे साथ अपने घर चलिए, हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी छत्र छाया में, आपके आशीर्वाद से। सब लोगों की रोने की आवाज़ से आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे, वे सब लोग जागकर बाहर तक आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं यह सब नज़ारा देखकर। कुछ समय के बाद सब लोग चलने की तैयारी करने लगे। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ आए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और मोहिनी तो शांत रहे, लेकिन राजीव जी और आशा जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्तों पर बिठा रहे थे। घर आते आते सुबह हो गई थी। मोहिनी को भी समझ में आ गया था कि उसकी खुशी की चाबी कहाँ है। वह समझ गई थी कि उसके पति को किसके पास सच्चा सुख मिलता है। आज इतने संघर्ष के बाद आशा जी की सारी समस्याएं खत्म हो गईं। आज उनकी बहू पोता पोती भी उनके पास लौट आए। उनका बेटा तो पहले से ही उनके पास था। अब पूरा परिवार हंसी खुशी उनके साथ रहने लगा। उनका खोया हुआ मान सम्मान फिर से उनको मिल गया। अब मोहन जी की भी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह खुशी खुशी अपने घर को चल दिए और अपनी बहन के लिए खुश थे कि उसने अपनी गलतियों का एहसास करके अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। दोस्तों, कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। पति या पत्नी किसी को भी यह हक नहीं है कि वह एक दूसरे के माता पिता को दुख पहुंचाएं, क्योंकि हम जैसे काम करेंगे वैसा ही फल हम लोगों के पास लौट कर आएगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।